नमस्कार, जोहार। दूरदर्शन में आप सबों का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि बोर्ड की परीक्षाएं 14 तारीख से शुरू हो चुकी है। ऐसे में कुछ विद्यार्थी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें परीक्षा का बहुत महत्व है, क्योंकि इसमें हमारी जो साल भर की मेहनत होती है वो हमें इसी में दिखानी पड़ती है। इसलिए परीक्षा का बहुत महत्व है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। हमारे जो पहले मेहमान हैं वो है कुंदन कुमार, जो पेशे से एक शिक्षक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षक वो होते हैं जो हमें राह दिखाते हैं, तो वो आज हमें परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है उस पर हमें थोड़ी बहुत ज्ञान देंगे। और जिस तरह से हमें परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है वो जानना ज़रूरी है, उसमें हमें ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें अपने मेंटली जो हमारा जो होता है उसे किस तरह से अच्छे से रखें ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से पढ़ सकें। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी दूसरी जो मेहमान है वो है डॉक्टर नेहा शहीद, जो पेशे से नैदानिक मनोवैज्ञानिक है। तो सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी जो बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं उनका जो पैटर्न है वो इस बार बदलाव किए गए हैं उसमें, तो वो बदलाव किस तरह के हैं? जी, दूरदर्शन के दर्शकों को मेरा नमस्कार, जोहार। देखिए, इस बार की परीक्षा में पैटर्न में बिल्कुल बदलाव हुआ है। और पहले क्या होता था कि जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते थे वो सब्जेक्टिव तरह के होते थे। बच्चों को लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। पर इस बार की परीक्षा में प्रश्न पत्र को दो हिस्से में बांटा गया है। पहला हिस्सा ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, वहीं दूसरा हिस्सा सब्जेक्टिव होगा, अर्थात उसमें दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, इस प्रकार के प्रश्न होंगे। जैसे इसे आप ऐसे समझें कि सामान्यतः सारे विषय में 20 अंक का या तो प्रायोगिक परीक्षा होता है या आंतरिक मूल्यांकन होता है, जिसका मूल्यांकन विद्यालय स्तर पे करते हैं। शेष जो 80 अंक बचते हैं उसमें 40 अंक के वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जिसमें बच्चों को 4 विकल्प में से एक सही विकल्प का चयन करना होता है। वहीं 40 अंक का प्रश्न पत्र, जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा, उसमें बच्चों को लिखना होगा, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, इस प्रकार के प्रश्न होंगे, जिसमें अलग अलग प्रश्न में बच्चों को अलग अलग शब्द सीमा में उत्तर देना होगा। तो जैसा कि आपने पैटर्न के बदलाव में बताया, तो क्या आपको लगता है कि पिछले बार से इस बार जो पैटर्न व्यवस्था बदला है वो सही है बच्चों के लिए? देखिए, अगर इस पे मैं कहूँ तो मेरा विचार तो सकारात्मक है कि यह बदलाव काफ़ी बेहतर है। क्योंकि आप देखेंगे जो हमारी परीक्षा पद्धति है, जिसमें बच्चे मैट्रिक हो, इंटर हो या ग्रेजुएशन हो, तो इसमें वो सब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न के उत्तर देते आए। पर जब वो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव तरह के प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं, तो दुनिया थोड़ी बदल जाती है। तो इस प्रकार का पैटर्न लाने से बच्चों में ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने का कौशल भी विकसित होगा, साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर जब वो देते हैं तो उनकी लेखन क्षमता भी बनी रहती है। तो मेरे हिसाब से यह काफ़ी अच्छा बदलाव है। नेहा मैम, अगर आपसे जानना चाहे, जैसे बच्चों का अक्सर हम देखते हैं कि वो एग्ज़ाम्स देने जाते हैं तो उन्हें लगता है कि हम एग्ज़ाम्स देने जाएंगे, मेरा एग्ज़ाम्स कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। पढ़े तो वो सब रहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा अंदर से फीलिंग आता है कि पता नहीं एग्ज़ाम्स कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। तो वो क्यों होता है अक्सर बच्चों में? इसे साइंटिफिक टर्म में कहते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। हम किसी भी काम में जाते हैं, चाहे हम किसी प्रोग्राम देने जा रहे हैं, स्टेज पे जा रहे हैं या फिर एग्ज़ाम में परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो हमें एक भय रहता है कि हम परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं, और अगर परफॉर्म कर पाएंगे तो कितना बेहतर कर पाएंगे। और उससे रिलेटेड रहता है कि हम इससे अपने आप को कितना संतुष्ट कर पाएंगे, अपने माँ बाप को कितना संतुष्ट कर पाएंगे और अपने टीचर्स को कितना संतुष्ट कर पाएंगे। चौथी चीज़ है कि हमारे दोस्तों के साथ में हमारा जो कंपटीशन है उसमें हम कितना आगे बढ़ पाएंगे। ये सब चीज़ों से उनका परफॉर्मेंस एंजाइटी बढ़ता है। कुछ बच्चों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, कुछ बच्चों में कम। अब ये डिपेंड करता है पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी। कुछ में एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहता है और घबराहट, हर चीज़ में घबराते हैं वो, तो उनको अब देखिएगा एग्ज़ाम में उनका परफॉर्मेंस एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसकी वजह से जो उनका परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि एंजाइटी का एक ग्राफ होता है कि एंजाइटी बढ़ती है एक लेवल तक, फिर वो प्लेटू में जाती है और उसके बाद वो उसकी वजह से परफॉर्मेंस हमारा गिर जाता है। तो जैसे ही हमारा एंजाइटी बढ़ता है बहुत ज़्यादा, तो हमारा परफॉर्मेंस लेवल गिरता है साथ साथ ही। तो एक लेवल तक एंजाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में। अगर एंजाइटी ना हो तो एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाएगा कोई भी। एंजाइटी थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि पढ़ेगा ही नहीं। हाँ। थोड़ा सा एंजाइटी ना हो तो। और अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाए तो उसकी ब्लॉकेज हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता मैं क्या लिखूँ, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, चीज़ें आती हुई पढ़ते हुए भी वो लिख नहीं पाएगा समझ के भी।
तो ये चीज़ें हैं। तो इससे तो बच्चों में डर भी रहता होगा, तो ये डर और जो तनाव होते हैं तो इनसे हम कैसे निपट सकते हैं? जी, डर और तनाव को पहले पहचानने की ज़रूरत है हमें कि हम ये जो हमारे अंदर चेंजेस हो रहे हैं, अगर हमारी एंजाइटी बढ़ रही है एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान, तो हमारे अंदर क्या-क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो उसमें 3 तरह के चेंजेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली है फिज़ियोलॉजिकल, देख रहे होंगे आप कि कुछ बच्चों का ना पेट खराब हो जाता है। हाँ, कुछ बच्चों को उल्टियाँ होने लगती हैं, तो वो स्ट्रेस एक तरह से निकल रहा है, एंजाइटी निकल रही है, उनको बता रहा है कि आप जो 14 घंटे पढ़ रहे हो, इसकी वजह से आप अपना आपका जो पेट में है गड़बड़ी हो रही है आपकी, आपको घबराहट हो रही है, दिल की धड़कन बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस हैं, इसको पहचानने की ज़रूरत है। दूसरा है साइकोलॉजिकल चेंजेस, जिसमें होता है कि हमारा डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के भाव कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, और बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी होना, किसी चीज़ में मन नहीं लगना। तीसरी चीज़ होती है मोटर, इसमें क्या होता है कि हम कुछ भी करने जा रहे हैं, हम कर नहीं पा रहे हैं चीज़ों को सही तरीके से। हम अल्कोहल लेना शुरू कर दिए हैं, हमसे सिगरेट पीना शुरू कर दिया अपनी एंजाइटी कम करने के लिए, हमने गेम्स खेलना शुरू कर दिया एंजाइटी कम करने के लिए, लेकिन उससे कुछ हो नहीं पा रहा है और ये एडिक्शन की तरफ ले जाता है। तो ये 3 तरह का समझना ज़रूरी है, पहचानना ज़रूरी है हमें कि ये सिम्टम्स हैं, इसको पहले पहचानना है ताकि हम इसका निवारण कर सकें। अब आते हैं कि हम कैसे इस एंजाइटी को कम किया जाए, इसके क्या-क्या तरीके हो सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके आते हैं इसमें। पर्सन टू पर्सन हमारा प्रोग्राम होता है कि हम उसको बताएं कि एक इंसान जैसे आप में अगर एंजाइटी किस लेवल की है और उसको हम किस तरह चेंज कर सकते हैं और आपको एंजाइटी किस चीज़ से हो रही है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मान लीजिए कि जनरली हम अगर बात करें तो बच्चों को अपना हेल्थ का पहले ख्याल रखना है, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए दिन में योगा या फिर एक्सरसाइज इसको इंक्लूड करना है। खाने पीने में अपना ध्यान देना है। पढ़ने के लिए एक शेड्यूल बनाना है, और उसमें टारगेट रखना है कि आज मैं इतना पढ़ूंगा और इतना मेरे से पूरा हो पाएगा। वो टारगेट एकदम रियलिस्टिक होना चाहिए कि हाँ आपने कोशिश किया, आपने लिखा कि मैंने आज 5 चैप्टर पढ़ लूंगा मैं, वो कर नहीं सकता है कोई, 1 चैप्टर या 2 चैप्टर मैक्सिमम पढ़ सकता है कोई। तो रियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए कि मैं आज उतना कर पाऊंगा और उसको कंटिन्यू रखना है साल भर। ये नहीं कि आखिरी में, साल भर अगर वो कोशिश करते रहेंगे, उसकी रिविजन्स करते रहेंगे तो उसका एंजाइटी अपने आप ही कम होते जाएगा। और नींद का बिल्कुल पूरा ख्याल रखना है, कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद बच्चे को एग्ज़ाम के दिन से पहले वाले दिन भी आनी चाहिए। जी। अच्छा, जैसा कि डर की बात चल रही है, ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा होता है कि बच्चों को कुछ क्वेश्चंस देख के डर लग जाते हैं कि अरे अगर ये क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में तो फिर हम कैसे लिखेंगे, उसका ना एक डर हो जाता है क्वेश्चंस को भी लेके। तो वो किस तरह के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिससे देखकर बच्चों को डर लगता है? देखिए, ये डर स्वाभाविक है। होता क्या है कि जब बच्चे किसी प्रश्न को देखते हैं तो उससे पहले उस पाठ को या उस विषय की क्या समझ उन्होंने विकसित की है, इस पर वह डर निर्भर करता है। क्योंकि जब एक बच्चा किसी पाठ को पढ़ता है, किसी विषय को समझता है, तो अगर उस विषय की एक अच्छी समझ होती है तब तो प्रश्न का उत्तर काफ़ी अच्छे से कर पाता है। पर जब उसे विषय की समझ नहीं होती है और खासकर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसके उत्तर उसे बड़े बड़े दिखते हैं, तो उसे लगता है कि इतना बड़ा उत्तर कैसे करेंगे, क्योंकि उसे विषय की समझ। तो आवश्यकता यहाँ यह है कि बच्चा पहले उस विषय की समझ अच्छी बनाए। जब वो विषय को अच्छे से समझने लगता है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने लग जाता है, तो फिर उस उत्तर को भी वो काफ़ी अच्छे से समझता है। तो यहाँ पे आवश्यकता है कि विषय में एक अच्छी समझ विकसित की जाए, तो ये डर नहीं लगे, वरना इस डर का होना स्वाभाविक है। ये तो लिखने वाले हो गए, जो लघु उत्तरीय तो लिखने वाले में जाता है। और अगर गणित की बात की जाए तो गणित में भी बहुत बच्चों को ऐसा लगता है, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं? देखिए, गणित की जहाँ तक बात है तो गणित विषय ही है हायरार्की का। यहाँ आपका पूर्व ज्ञान बहुत मतलब रखता है। जैसे गणित में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे तो कुछ प्रश्न प्रमेय आधारित होते हैं जिनके अपने स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स की हायरार्की होती है। तो बच्चा अगर उनके साथ अच्छा सामंजस्य बैठा पाता है, उसमें जो ज्यामितीय ज्ञान है, जो तथ्य है, उसका समझ वो रखता है, तब तो उसके लिए काम आसान होगा। पर अगर पूर्व के ज्ञान का उसमें अभाव होगा तो फिर बच्चों को वहाँ पे परेशानी होती है। तो मैं बस यही कहूँगा कि विषय में अच्छा ज्ञान रखना, अच्छी समझ रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम रॉट सिस्टम पे आएंगे, रटंत विद्या पे आएंगे, जैसे कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं थ्योरम को पूरा रट जाऊं, तो उनके लिए काफ़ी बड़ा हो जाता है और वो गलतियां भी करते हैं, इसलिए वो डरते हैं। तो विषय की समझ बनाना आवश्यक
है तो ये डर स्वतः समाप्त हो जाएगा। अच्छा, जैसे मतलब कोई अगर शिक्षक है वो अगर क्वेश्चन पेपर के पैटर्न बना रहे हैं तो वो क्या उनकी सोच क्या रहती है? देखिए, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में मॉडल क्वेश्चन पेपर भी कहते हैं, तो एक तरह से समझिए कि वो परीक्षा की तैयारी के लिए एक हैंडल का काम करता है, वो दिशा देता है, वो बताता है कि प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा। प्रश्न पत्र जैसे हमने शुरू में भी चर्चा की कि इस बार 40 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, 40 विषय निष्ठ होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, तो एक बच्चों को पता चल सके इसलिए तो हम लोग जब भी एक मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हम बच्चों तक वो पैटर्न पहुंचाए, साथ साथ शिक्षकों तक भी वो पैटर्न पहुंचाए ताकि उनको परीक्षा की तैयारी करने में आसानी हो। नेहा मैम, अगर आपसे जानना चाहे, जो बच्चे एग्ज़ाम्स देने बैठे हैं वो उस समय हम लोग कैसे मेंटली प्रिपेयर होकर बैठे कि हम एग्ज़ाम्स अच्छे दे सकें? देखिए, मेंटली प्रिपेयर होने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत है पहले तो जब आप साल भर पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में आप ध्यान दे रहे हैं समय पे, जैसे 2 घंटा का अगर समय आप रोज़ दे रहे हैं पढ़ाई पे तो आप होपफुली आप तैयार रहेंगे एट द एंड। पर एंड में क्या होता है ना, हमारी जो घबराहट बेचैनी बढ़ जाती है रिलेटेड टू हमारा रिजल्ट, ये हमारा रिजल्ट क्या होगा, और रिजल्ट को लेके जो घबराहट बेचैनी बढ़ जाती है उसके कारण हमारा परफॉर्मेंस हमेशा गिर जाता है और तैयार हम नहीं हो पाते कि हम तो तैयारी नहीं है, हमारी तो तैयारी हुई ही नहीं है और हम तो अच्छे नंबर ला ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को, जब बच्चे मोटिवेशन उनको देना है, और ये काम टीचर्स का और पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनको अगर आप छोटे से ही, बचपन से ही अगर बोलते आ रहे कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारा नंबर हमेशा ख़राब आता है, और टीचर भी हमेशा उसको नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं अगर स्कूल में, तो क्या होगा, उसके अंदर वो इंट्रिंसिक हो जाए कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। तो अगर हम लोग मोटिवेशन ही पॉजिटिव अगर देना शुरू कर दे कि कोशिश करो, तुमसे हो पाएगा, थोड़ा और कोशिश करो, देखो तुम अच्छा करोगे, इस तरह की बातें अगर हम बोलना शुरू करें तो वो माइंड पे बहुत ज़्यादा असर करता है, खासकर बच्चों के। और इससे क्या होगा, उनको खुद से फील होगा कि नहीं मैं कोशिश करूँगा तो मुझसे हो पाएगा, और मैं थोड़ा कोशिश करूँगा तो हो सकता है टॉप कर जाऊँ, ये चीज़ भी आएगी बच्चों में। अब देखिए, कुछ बच्चे बहुत अच्छा करते हैं इस वजह से क्योंकि उनका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है, और वजह क्या है, टीचर्स और पेरेंट्स। तो हम लोग को, टीचर और पेरेंट्स को ये संदेश देना है कि आप बच्चों में पॉजिटिविटी देखिए, नेगेटिविटी कम करने की जगह पॉजिटिविटी देखिए कि क्या है उनमें। ठीक है, आपकी बातों से यही समझ आ रहा है कि बच्चे जब एग्जाम लिखने बैठे तो उन्हें ये नहीं सोचना है कि मेरा नंबर क्या आएगा, मुझे अपना वहाँ पे बेस्ट देना है। हाँ, फैक्ट। अच्छा सर, अगर जैसे भी परीक्षा की बात चल रही है कि बच्चों का ऐसा, तो लिखने के टाइम पे मतलब बच्चों को किस तरह से अपना आंसर शीट लिखना चाहिए? जी देखिए, आंसर राइटिंग भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। मैं कहता हूं कि मेरे हिसाब से एक बच्चा जब भी उत्तर लिखने जाए तो उत्तर लिखने से पहले वो प्रश्न को अच्छे से पढ़े, ये समझ विकसित करिए प्रश्न उससे पूछना क्या चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे प्रश्न कुछ और पूछ रहे हैं और जवाब कुछ और दे देते हैं। इसके 2 कारण हैं, एक तो कि बच्चे सोच लेते हैं मुझे जो जवाब सबसे अच्छे से याद है इससे मिलता जुलता वही लिख देते हैं, शायद अच्छा मार्क्स मिल जाए। दूसरा है कि बच्चा प्रश्न ठीक से पढ़ते नहीं और हड़बड़ी में गलती कर देते हैं, तो सवाल कुछ और है, आप जवाब कुछ और लिखेंगे तो ये तो वही बात हो जाएगी ना कि जाना था रंगून और पहुंच गया देहरादून। तो ये काम नहीं करना है। आप जब भी उत्तर लिख रहे हो तो आप पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, ये समझ विकसित करें कि प्रश्न आपसे पूछना क्या चाहता है। जब आप ये जान लें तो आप अपना उत्तर लिखना शुरू करें, और उत्तर लिखने समय एक बात का और ध्यान रखें कि गाइड वगैरह की रटी रटाई भाषा में उत्तर लिखने से बचें। देखिए, आप प्रश्न पत्र के शुरू में निर्देश को पढ़ेंगे तो लिखा होता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। तो आपने जो समझ विकसित की है पाठ के प्रति, उससे जो प्रश्न पूछे आप जो समझते अपने शब्दों में लिखा, बेहतर लिख पाएंगे। तो रटा हुआ चीज में आप भूलेंगे, आप गलतियां करेंगे, तो उससे बेहतर अपने शब्द में लिखें। और उत्तर लिखते समय कुछ विशेष बातों का और ध्यान रखें कि जैसे आप उत्तर लिख रहे हैं, मान लो गणित की बात करो तो जहां आवश्यकता है कि यहाँ पे चित्र बनाया जा सकता है आप चित्र जरूर बनाएं। आप विज्ञान का उत्तर लिख रहे हैं, रसायन शास्त्र लिख रहे हैं, तो जहां आवश्यकता है कि यहाँ पे समीकरण डाले जा सकते हैं वहां आप समीकरण डालें। हिंदी अंग्रेजी का उत्तर लिखने समय लघु उत्तरीय में आप लेखक का नाम, पाठ का परिचय इत्यादि चीजें बताएं। इससे आपका उत्तर आदर्श उत्तर बनता है और आप अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा 1-2 बातों का और ध्यान देना है जो हम पेपर चेक करने समय अनुभव करते हैं कि बच्चे पेपर में कुछ भी लिख देते हैं, मतलब क्वेश्चन से कोई रैशनल ही नहीं है। जैसे बीते समय एक बच्चे ने लिख दिया पेपर में कि
पुष्पाराज, अपन लिखेगा नहीं, चंदन लकड़ी का व्यापार करेगा। तो ये सारी चीजें शिक्षक के प्रति अच्छी मानसिकता नहीं। जैसे पिछले बार एक पेपर में एक बच्ची ने लिखा था कि सर मेरी शादी तय हो गई है और अगर मैं फेल हो गई तो मेरे घर की इज्जत चली जाएगी, कृपया इसे आप बचा ले, मुझे अपनी बेटी समझ के आप पास कर दे। तो इन सब चीज़ों से शिक्षक के ऊपर आपका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। शिक्षक को ये समझ आता है कि ये बहुत अच्छा विद्यार्थी नहीं रहा है और ये बहाने बना रहे। तो इन चीज़ों से बचे, इससे कोई लाभ नहीं होता है। आप कोशिश करें कि आपको जितना आता है उतना ही अच्छे से लिखे, अपना बेस्ट दें। मतलब यही है कि फालतू नहीं लिखे, बिल्कुल नहीं, मुझसे क्योंकि बचे। शिक्षक भी उसे नहीं पढ़ते हैं नहीं। और आपको तो नंबर बिल्कुल भी नहीं देते, वो नहीं, सीधा अंडा बैठाते हैं। राइट, बिल्कुल, नंबर भी नहीं मिलता और आपका प्रभाव भी शिक्षक के मन में बुरा बनता है कि बहुत अच्छा विद्यार्थी नहीं रहा हो। अच्छा मैम, जैसे आजकल ना सामाजिक तौर पे ये देखा गया है कि बच्चों का जो मतलब उन लोगों के दिमाग में ये डाल दिया गया है कि जो बच्चे अच्छा अंक लाएंगे ना वो बहुत योग्य है और जो बच्चे अच्छा अंक नहीं लाएंगे वो योग्यता के काबिल नहीं है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बच्चों के मन पे जो मानसिकता डाली जा रही है क्या वो कहाँ तक सही है? ये जो मानसिकता है ना, ये लास्ट 20 इयर्स में डेवलप हुई है और हमारे देश में डेवलप हुई है ड्यू टू द कंपटीशन। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आ गए हैं, जैसे आईआईटी के कंपटीशन, एमबीबीएस के कंपटीशन। और पहले शुरुआत में क्या हुआ था कि डॉक्टर और इंजीनियर दो ही स्ट्रीम थे जिन्हें माना जाता था कि बहुत ही अच्छे स्ट्रीम्स हैं और इसी में बच्चों को डाला जाए। आजकल के दौर में आप देखोगे कि बहुत सारे स्ट्रीम्स आ गए हैं, आर्ट फॉर्म्स आ गए हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड आ गए हैं, बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम्स आ गए हैं। और ये मानसिकता जो है ये जो जैसे बढ़ी है वैसे ये घटेगी धीरे धीरे, आप देखिएगा। क्योंकि जो अच्छे नंबर भी लाते हैं ना, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को बोला गया कि आप अच्छे नंबर लाओगे और ज़िंदगी में बहुत अच्छा करोगे, वो 99.9 परसेंटाइल लेके आया है, ठीक है, लेकिन जब वो चूज़ करने की बात होती है, कॉम्पिटिशन्स की बात होती है, तो वहाँ पर फ्लंक कर जाता है, वहाँ पर वो फेल कर जाता है। ऐसा भी देखा गया है। और ये भी देखा गया है कि उसमें भी अगर अच्छा कर जाए कोई बच्चा और उसमें अच्छा निकल जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, लेकिन उसकी चाहत नहीं है वो बनने की, तो उसके बाद भी उसको डिप्रेशन की शिकार होने की देखा संभावना हो सकती है और वो फेल कर सकता है लाइफ में। तो लाइफ में फेल करना इज़ मोर डेंजरस कि एग्ज़ाम में आप फेल करो, है ना। तो एग्ज़ाम में फेल करना या एग्ज़ाम में कंपटीशन में जाना और इस तरह की मानसिकता डेवलप करना कि आप बहुत अच्छा नंबर ला रहे हो तो ज़िंदगी में अच्छा करोगे, वो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये जो परीक्षा है ये हमें डिफ़ाइन नहीं करती, ये नहीं बताती कि हम कौन हैं। क्योंकि परीक्षा आज है, कल ख़त्म हो जाएगी और कल आपका नया दौर शुरू होगा, नया एग्ज़ाम्स, और ज़िंदगी में बहुत सारे अलग अलग तरह की परीक्षा आएंगी। ये जो 10th की परीक्षा है, 12th की परीक्षा, जो बच्चों को लगता है कि बस यही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। 12th में फेल कर गया मतलब ज़िंदगी ख़त्म, कुछ भी नहीं रखा आगे। पर ऐसा नहीं है, ज़िंदगी बहुत लंबी है और बहुत सारी इससे बड़ी बड़ी परेशानियाँ आ सकती है लाइफ में और जिसको हम लोग हल कर पाएंगे हंसते खेलते। तो इसको भी इसी तरह से लेना चाहिए कि ये परीक्षा जो है ये बस एक टर्म के लिए है, ये हमारे परफॉर्मेंस को जज कर रहा है, लाइक व्हाट आई हैव स्टडीज, मैंने क्या पढ़ा है अभी तक उसको लेके। ये नहीं बता रहा है कि मैं कैसा हूँ, क्या मैं फेलियर हूँ या मैं एक बहुत बड़ा इंसान हो गया हूँ। ये एग्ज़ाम कुछ नहीं बता रहा है। एग्ज़ाम सिर्फ आपके परफॉर्मेंस को जज कर रहा है, तो उस पर बेस्ड होना चाहिए। हाँ, हमें डरना नहीं है, हम योग्य है या नहीं है, हमें अपना बेस्ट देते हुए आगे बढ़ना है। जी हाँ। अच्छा सर, जैसे परीक्षा के दौरान रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो लोग किस तरह से अपने रिवीजन को तैयारी कर सकते हैं बच्चे? देखिए, परीक्षा के अंतिम चरण में जहाँ तक रिवीजन की बात है तो यहाँ मैं कहूँगा कि यहाँ पे आकर के पहले तो एक अपेक्षा विद्यार्थियों से ही होती है कि उन्होंने अपने पार्ट्स को कर लिया है, उनके पास नोट्स हैं, जो भी पूर्व की तैयारियां थी उनकी हो चुकी, अब वो अंतिम चरण में तैयारी को कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनको फिर उनके पास मॉडल प्रश्न पत्र होता है, उसके हिसाब से वो तैयारी करेंगे। जैसे उनको पता है कि इस पार्ट से वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, इस पार्ट से सब्जेक्टिव में लॉन्ग क्वेश्चन आना है, तो उसके लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से करें। और इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि मार्केट में भी कई अच्छे अच्छे पब्लिकेशन के मॉडल सेट उपलब्ध होते हैं, तो एक बच्चा उसको ले और समय को ध्यान में रख करके उसको हल करने का प्रयास करे, ताकि उसका एक परीक्षा भवन में समय प्रबंधन का भी पूर्व से तैयारी हो जाए। सामान्यतः बच्चे क्या करते हैं, बस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आंसर पढ़ रहे हैं, फिर बाद में गए बोले सर आता तो था, टाइम नहीं बचा, क्योंकि उसने घर पे समय प्रबंधन की कोई तैयारी नहीं की है, तो लिखने की तैयारी नहीं की है, जनरली रट के चले जाते हैं और बाद में एग्जामिनेशन हॉल में जाके वो स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, वर्तनी की गलती करेंगे, गणित का सूत्र
आगे पीछे लिखेंगे, स्टेप्स को ऊपर नीचे करेंगे। तो इन सब से बचने के लिए उनको घर पे चाहिए, आप मॉडल सेट लें। आपको भी पता है कि 3 घंटे की परीक्षा है, तो 3 घंटे बैठ करके खुद से परीक्षा मोड में उसको लिखने का अभ्यास करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए परीक्षा रोज की बात हो जाएगी और बहुत अच्छे से आप परफॉर्म कर पाएंगे। जैसा कि आपने मॉडल पेपर की बात की, तो ये मॉडल पेपर जो बच्चों के लिए किस तरह से लाभकारी है? देखिए, ये मॉडल प्रश्न पत्र जो है एक तरह से कि परीक्षा के पूर्व उनको परीक्षा का एहसास कराता है कि किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। तो जब बहुत सारे मॉडल प्रश्न पत्र को वो हल करते हैं तो उनको एक तरह से परीक्षा का आभास हो जाता है, अभ्यास कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो उनके साथ वही होता है, वो बार बार जब उसको हल करते हैं तो उनका काफ़ी अभ्यास हो चुका होता है और परीक्षा में प्रदर्शन करने में काफ़ी आसानी होती है। मैम, जैसा कि आपने पहले भी बताया कि बच्चे के दिमाग में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मेंटली स्ट्रेस जो होता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो थोड़ा अलग लाइन में चले, मतलब अलग गलत दिशा में वो चले जाते हैं, वो नशीली पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। तो इस पर मतलब इससे कैसे बचा जा सके? देखिए, बच्चों का जो ग्रोइंग एज है उसमें हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि बच्चा किन लोगों से मिलजुल रहा है, पहली चीज़ें। क्योंकि ज़्यादातर जो सब्सटेंस एडिक्शन है, जैसे कि अल्कोहल हो गया या सिगरेट हो गया या अन्य पदार्थ जो भी हो गए, तो ये सब लोग बच्चे सीखते हैं, ट्रायल फेज में रहता है कि हम ट्राई करके देखते हैं कि हमें कैसा लगेगा। क्योंकि जो यंग एज है, जो एडोलेसेंस पीरियड है, युवा अवस्था जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है कि नई चीज़ें ट्राई करने का मन करता है। हमारे अंदर हार्मोनल डेवलपमेंट्स होते हैं और वो चेंजेस की वजह से हमें नई चीज़ें ट्राई करना है। जैसे कि रैश ड्राइविंग हो गया, ड्राइव बहुत तेज़ करना, कुछ और नई नई चीज़ें करना जो हमने कभी नहीं किया है, वो सब उसी दिन में ट्राई करते हैं। तो वो चीज़ ट्रायल से बचने के लिए माता पिता को रोज़ उनके साथ कम से कम 15 मिनट देना चाहिए ताकि उनसे बातचीत कर पाए। आजकल के दौर में क्या हो रहा है कि बातचीत नहीं हो रही है घर पे, लोग अपने मोबाइल पे या टीवी पे बैठ जाते हैं। तो साथ में बैठे 15 मिनट एक दूसरे से बातचीत करें, कुछ गेम्स खेलें, कुछ मोटिवेशन दें, कुछ उनके बारे में जानें, उनके दोस्तों के बारे में जानें, ताकि हमें जान पाए कि उनका मनस्थिति कैसा है। और ये कब होता है? जब बच्चा किसी भी परेशानी में पड़ता है, छोटी छोटी परेशानी में भी वो सब्सटेंस की तरफ जाने लगता है, सिगरेट की तरफ, अल्कोहल की तरफ जाने लगता है। तो हमें देखना है कि बच्चे को कैसे बचाया जाए। इसके लिए माँ बाप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और घर का जो एटमॉस्फेयर है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। आजकल लोग बैठ के बातचीत करें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखते हैं बच्चे, ये भी देखने को मिलता है कि बच्चे जो पढ़ने में तेज़ होते हैं या फिर जो पढ़ना भी चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि दिन दिन भर पढ़ते रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमने खाना खाया, हमने अच्छी सी नींद ली या नहीं ली, रात रात भर पढ़ते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं, कल नहीं पढ़ा, आज पढ़ के वीर बहादुर शास्त्री ही बनना सब सोचते हैं। तो यहाँ उनका नींद भी खराब होता है, प्लस उनका हेल्थ भी बहुत प्रेफर करता है। तो इससे कैसे बचा जा सके? देखिए, बहुत सही बात है। आप देखोगे कि बच्चे रात रात भर पढ़ते हैं, दिन दिन भर पढ़ते हैं और आप देखोगे उनका परफॉर्मेंस कभी भी बहुत अच्छा नहीं होता है। दिस इज साइंटिफिक फैक्ट कि कोई भी बच्चा अगर बहुत लंबे समय तक पढ़े तो उसका परफॉर्मेंस डिटोरेट होगा। क्यों डिटोरेट होगा? क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन एज अ ह्यूमन बीइंग, किसी भी इंसान का अटेंशन स्पैन 45 मिनट्स तक ही रहता है, उसके ऊपर नहीं जाएगा। उससे नीचे रह सकता है लेकिन उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो आप जब ध्यान ही नहीं दे पाओगे, आप पढ़ाई, किताब खोल के किताब पढ़ाई कर रहे हो, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन आपका ध्यान भटक रहा है। आप किताब खोल के पढ़ने की ट्राई कर रहे हो लेकिन आपका ध्यान कहीं मूवी में जा रहा है, कहीं दोस्तों के पास जा रहा है, खाने की तरफ जा रहा है, तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो हमेशा इसकी 2 ट्रिक्स हैं जो मैं बताना चाहूँगी बच्चों को, जो उनको हेल्प करेगा एग्जाम में। जब भी पढ़ाई करें, 45 मिनट्स पढ़ाई करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। 5 मिनट की ब्रेक में आप जाइए, पानी पीजिए, कुछ खाइए या किसी से 2 बात बोल लीजिए और वापस आके फिर से पढ़ाई शुरू करिए और नए जोश के साथ। लेकिन वो 5 मिनट्स आपका 2 घंटा नहीं होना चाहिए। 5 मिनट का ब्रेक लेके यू कम बैक, वो करना है। दूसरी चीज़ है, रेगुलर पढ़ाई करनी है। साल के शुरुआत से ही आप एक टाइम शेड्यूल कर लीजिए कि 2 घंटे मैं रोज़ पढ़ूंगा। एट द एंड आपको क्या करना है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आप रिविजन्स करें। रिविजन्स करना बहुत ज़रूरी है एंड यू विल परफॉर्म वेल। तो ऑल द बेस्ट बच्चों को। अच्छा, परीक्षा का दौर चल रहा है सर, तो बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी परीक्षाएं चल रही हैं तो मैं बच्चों को बस यही कहूँगा कि इस दौर में अभी, हालांकि बच्चों ने छोड़ दिया पर फिर भी इस बात का ध्यान रखें कि अभी आपकी दोस्ती सिर्फ किताबों से हो तो बेहतर है। अभी कुछ दिनों के लिए मोबाइल वगैरह से आप दूरी बना लें तो आपके लिए अच्छा है। यूज भी करें तो उसको एज ए टूल यूज करें। कुछ देखना है तो डिस्ट्रैक्शन एलिमेंट की तरह उसको यूज ना करें। आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट दिया जाता है। तो वहाँ पे क्या है, इस बार का
ऑब्जेक्टिव तो 40 है, वो आपको सारे के सारे बनाने हैं, पर सब्जेक्टिव में विकल्प है। जैसे सब्जेक्टिव की बात करें हम लोग तो 3 खंड में प्रश्न आने हैं बच्चों के। पहले खंड में 7 प्रश्न होंगे, जिसमें से बच्चों को केवल 5 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो अब यहाँ पे एक बच्चा क्या करे कि वो जो 15 मिनट उसे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिला है, उस 15 मिनट में वो अपनी रणनीति तय कर ले। खंड बी में भी 7 प्रश्न होने वाले हैं, जिसे बच्चे को केवल 5 का उत्तर ही लिखना है। तो फिर से वो यही काम करे कि वो 7 प्रश्न को अच्छे से पढ़ के 5 तय कर ले कि कौन से 5 प्रश्न का उत्तर देना है। और खंड सी में टोटल 5 प्रश्न होने हैं, जिसे बच्चे को केवल 3 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो वहां भी वो देख ले कि कौन से 3 प्रश्न बेहतर होंगे। तो ये छोटी सी बातों का ध्यान रखें, बच्चे अच्छे से सब अपनी परीक्षा दें। मैं यही कहूंगा, अभी एकदम अच्छा लिखिए, बेहतर करिए, मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। स्मार्ट वॉच पहन के नहीं जाना है नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। चलिए, जैसा कि आज हमारे मेहमानों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, मुझे लगता है कि इनकी बातों से आप बहुत अच्छी तरह से आगे तैयारी कर पाएंगे। और हमारे आज का जो कार्यक्रम था, इसकी भी हमारी यही कोशिश थी कि बच्चे जो है परीक्षा को बोझ ना समझे, इसे ये समझे कि ये हमारे लाइफ का एक अहम हिस्सा है, जिसे हमें साथ लेकर चलना है और इसी में हमें अपना बेस्ट देना है। तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उन्हें मेरी तरफ से और दूरदर्शन की सारी टीम की तरफ से वेरी गुड लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अब मुझे और दूरदर्शन की टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।